मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में 2 पिछड़ी जातियों का वर्चस्व है। अरे रुको, मी समझे दी, 2-4% कम ज्यादा, लगभग आधी आबादी उन्हीं की है मिला के, ठीक, आधे में बाकी सब इंक्लूडिंग मुस्लिम एंड दलित। यादव और शाक्य, यादव करीब 4 लाख, 4.25 लाख, और 3.5 लाख के आसपास, 3.25 लाख के आसपास शाक्य। शिवपाल जी बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। मैनपुरी का एक एक घर, इटावा का एक एक घर, गली, सब में उनका व्यक्तिगत जानकारियां हैं उनके पास, वो जानते हैं सारा खेल। फिर उन्होंने मंच से, अरविंद जी ऐसा कैसे कह दिया कि रघुराज शाक्य ऐसे चलता था जैसे बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है। जिस जात का 3.5 लाख वोट है आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसके 2 बार सांसद रहे, 1 बार विधायक रहे, नेता को आप कुत्ता बता दोगे तो फिर तो लट्ठम लट्ठा होना ही भैया, नहीं। और कहीं भी, एक मिनट रुक जाए, अभी नहीं, ये कहीं भी एम्बाई से नहीं जीत सकते आप ना, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दीजिए। आपको अदर बैकवर्ड कास्ट की जरूरत पड़ेगी, अन्य पिछड़ी जातियां उसके साथ जुड़ेंगी तो सीट निकलती है। ये बात तो हमसे बेहतर शिवपाल भाई जानते नहीं। फिर इसके पीछे आपको क्या थ्योरी दिखाई दे रही है? इसकी तो प्रतिक्रिया है मैनपुरी में, इसके पीछे क्या थ्योरी दिखाई दे रही, कारण क्या लग रहा है? आ रहे रोहित भाई, आपके पास आ रहे हैं जी। जी अमिताभ जी, अगर सही ढंग से विश्लेषण किया जाए तो ये तो जिस तरह से शिवपाल जी कहे, समाजवादी पार्टी का रणनीति के खिलाफ जाता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि केवल माई के समीकरण से ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है इतने बृहत्तर तौर पे जो है अपने राजनीतिक विस्तार को आयाम नहीं देती। निसंदेह जो है, या तो उनके जुबान से ये फिसल गया होगा यह शब्द, या भावावेश में आकर के, या एक अहंकार जो होता है जमींदारों की तरह जो बर्ताव होता है, यह हो सकता है, या यह साबित करना चाहते हो कि मैं जिसको चेला बनाता हूं, शिष्य बनाता हूं, उसकी हालात जो है अंततः वही होती है जो बैलगाड़ी के नीचे कुत्ते की होती है। ये तो उन लोगों को समझना चाहिए जो अभी भी शिवपाल जी के झंडा बरदारी कर रहे हैं, उनका जो झंडा उठाए हुए है। ठीक मीसम जैदी, आपको क्या लगता है चाचा ऐसा क्यों बोले होंगे? वो 50 साल से राजनीति कर रही थी, इसलिए ये मैं नहीं मानता कि यूं ही बोल दिए, स्लिप कर गई, नहीं। बहुत सधे हुए राजनेता, वो जानते हैं उनको कितनी बात कब कहनी है। झूला झुलाने वाली बात अखिलेश जी ने ठीक कही, वो अखिलेश जी को कितना लंबा झूला झुलाए, चाचा जानते हैं कब क्या बोलना है। मैं मंच से नहीं, मैं कल से दुविधा में हूं। 3.25 लाख 3.5 लाख वोट वाली जात को जिसका अध्यक्ष आपको बनाना पड़ा, यादव अध्यक्ष हटा के जिले में, मैनपुरी में जिम्पल जी की उम्मीदवारी अनाउंस करने से पहले उस जात को आप ये कह रहे हो कि कुत्ता है मेरे गाड़ी के नीचे चलता। देखिए अमिताभ जी, मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने रघुराज शाक्य जी को कहा, शाक्य समाज को नहीं कहा जी। ये घुमा करके समाज को कह देना ये जो है गलत होगा। और रही बात, जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो संबोधन उन्होंने खुलेआम मन से किया है, उन्होंने पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं किया है। अच्छा। उन्होंने मंच पर खड़े होकर के किया है कि जिसके लिए इतना सब कुछ किया हो और आज वो जा करके इस तरह से अपने गुरु को, जिन्हें वो गुरु मानता था, खैर अब तो उन्होंने कहा कि वो मेरे चेले की भी जगह नहीं स्थान रखता है, मगर जिस आदमी ने इतना सब कुछ किया हो, आज जहां तक पहुंचाया हो, और वो अगर पीठ में छुरा मार देगा तो इसके लिए इसी तरह के शब्द निकलेंगे। और रघुराज शाक्य के लिए बात कही है, शाक्य समाज के लिए नहीं कही है। और आज भी शाक्य समाज जो है वो हमारे नेताजी के साथ जुड़ा हुआ। ठीक है, नेताजी के साथ तो सभी जुड़े रहे भैया, अब नेताजी नहीं है, अब परिस्थिति बदल गई, ये तो समझो। अब रोहित जी कहे कि सब लोग चरण सिंह जी के साथ जुड़े रहे, अब चरण सिंह जी नहीं ना, अब नाती है, उसको समझो। एक दूसरी बात मैं कहूं, चीजें क्लियर होती चले, नहीं तो बाकी चैनलों जैसी बहस हो जाएगी, जनता को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं। जाऊं मैं, मीसम जैदी ने कहा कि जाति को नहीं, वर्ग को नहीं, व्यक्ति को कहा। ठीक है, तकनीकी तौर पर ठीक कह रहे, लेकिन आप मुजफ्फरनगर में बागपत में जाके जयंत को कुछ कहिए, वो जाट अस्मिता पर जाके लगेगा। मान लीजिए आप इटावा मैनपुरी में खड़े होकर अखिलेश यादव के लिए कुछ कहिए, वो यादव अस्मिता पर जाके लगेगा।
आप अतरौली में खड़े होके राजवीर के लिए कुछ कहिए तो वो लोधी राजपूत की अस्मिता पर सवाल खड़ा होगा, जाके लगेगा। भारत की राजनीति के इस सच को जितनी जल्दी स्वीकार कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा जीवन में। रोहित अग्रवाल, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं, जो मैंने कहा कि कुछ लोग जातियों के स्वाभिमान के प्रतीक होते हैं, इसीलिए जातियां उनको जिताती हैं, 2-2 बार एमपी बनाती है, एमएलए बनाती, ताकत देती हैं, वो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तो उनको गाली देंगे और ये कहेंगे केवल व्यक्ति को दी, तो बात फिर जयंत चौधरी व्यक्ति हो जाएंगे तो इर्रिलेवेंट ही खत्म हो जाएगा। नहीं अमिताभ जी, थोड़ा सा मतलब ना जी आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, ठीक है ना, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और आपके जाल में जो फंस गया वो तो निपट जाएगा तो इसलिए मैं फंसूंगा तो है नहीं आपके जाल में, ठीक है। अब मैं आपसे बस इतनी विनती करूंगा, मुझे 1.5-2 मिनट दे दीजिए। जी मैं जब 2-3 पॉइंट क्लियर जरा मामला भाई बिल्कुल करिए। पहली चीज तो ये है कि जयंत चौधरी जी और कहाँ रघुराज शाक, मतलब आपने जमीन और आसमान का तुलना करती, तो मतलब ये तो मतलब महाराज दया करो, ठीक है ना। मतलब जयंत चौधरी कहाँ, मतलब एक चौधरी समाज के नेता, मतलब एक व्यक्ति एक नेता एक मिनट आलोक जी, रोहित जी की बात कंप्लीट हो जाए फिर आप आएंगे जी। हाँ, आलोक वर्मा बिल्कुल लाखों की जनता, करोड़ों की जनता के दिलों में जीते हैं। जयंत चौधरी राजा हैं। आलोक वर्मा, अब सुनिए, मोहित प्रधान भी कुछ कहना चाहता हूँ। मोहित भाई आ रहे हैं, आलोक वर्मा शांत रहो। हाँ, बिल्कुल राजा है, करोड़ों के दिलों में जीते हैं, मेरे राजा है, मेरे चौधरी हैं। तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हारे नेताओं की क्या हैसियत है जयंत चौधरी के आगे? तुम्हारे नेता ना हमारे जयंत चौधरी की कोठी पे हुक्का बरसते हैं। तुम्हारे नेता की हैसियत नहीं जयंत चौधरी से कंपेयर होने की, तो बिल्कुल राजा है। जो सुनना चाहते भाई आलोक वर्मा जी को चुप कराइए भाई। अरे आलोक जी एक मिनट, उनकी बात आ जाए फिर आप बोलिएगा, आपको अवसर देंगे। आलोक जी पहले उनकी बात आ जाए फिर आपको अवसर देंगे जी, फटाफट खत्म। अमिताभ जी आपने हमारी पहली बात के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि जो सत्यता होती है वो मंच से कोई भी नेता नहीं बोलता। तो आपने ये स्थिति बिल्कुल क्लियर कर दी। भाई योगी जी ने जो बोला वहां पे, वो खाली वोट बैंक के लिए बोला। मैं भी यही कह रहा था, भाई योगी जी ने वहां पे जो बोला, मुजफ्फरनगर दंगों की याद दिलाई, खाली और खाली चुनाव जीतने के लिए दिलाई। अब आप कहते हो अमिताभ जी आजमगढ़ कैसे हार गए मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता अमिताभ जी? अरे आपसे बड़ा विद्वान पत्रकार अगर हम हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों के नाम गिन दें तो मुझे लगता है कि आपसे बड़ा विद्वान पत्रकार हमें दूसरा नहीं मिलेगा। आपको सब पता है कि हम कैसे हार गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैनेजमेंट से लड़ रही है, मैनेजमेंट से जीत रही है। अब आप हमसे कहोगे कि भाई आप भी लड़ो, मैं जानता हूं आप यही कहोगे, लेकिन भाई हम उतने स्तर पे नहीं उतर पा रहे जिस स्तर पे भाजपा लड़ रही है। उतरना पड़ेगा। आखिरी 10 सेकंड, मोइन पठान जी को जीने दीजिए भाई। मैं जानता हूँ 4 साल अगली भाजपा की सरकार है, उपचुनाव तो इनके लिए मतलब क्या कहूँ, एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आया है, तो इनकी मजबूरी है भाजपा के यहाँ पे गाने गाना। अगर ये भाजपा के गाने नहीं गाएंगे तो बेचारे जेल में दिखेंगे। ठीक है, अब रुकना होगा रोहित, अब रुकना होगा भाई, अब समय कम है। मैं मोइन पठान को अवसर दूंगा, उनका नाम लेगा, लेकिन एक बात मैं कहूँ, जिस बात से मैं सहमत नहीं होता उस पर मैं टिप्पणी जरूर करता हूँ। जिस वक्त आजम खान के यूनिवर्सिटी में पुलिस घोड़ों पर सवार होकर घुस गई थी, पैदल जीप में नहीं है, और हाहाकारी माहौल था, उस वक्त भी मोइन पठान आजम खान के लिए खड़े थे। इसलिए ये तर्क नहीं होता कि सरकार तो तब तो 5 साल की थी, अब तो 4 ही बचे होंगे, ऐसा नहीं। सब लोग ठीक है, उनकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, और जरूरी नहीं कि वो अगर उनको आजम खान के किसी निर्णय से नाइत्तेफाकी है तो उनको हक है बोलने के लिए। मोइन पठान जी, अमिताभ भाई मैं एक बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि जिस तरह से शिवपाल यादव जी ने कहा वो गाड़ी और कुत्ते के संदर्भ में मैं नाम नहीं लूंगा, आजम खान साहब की इस बार की इस चुनाव की जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं कि रामपुर की जनता को मुखातिब कर रहे हैं और उस जनता से कह रहे हैं, बेशर्मो, बेगैरतो, पिछली बार पार्लियामेंट में तुमने आसिफ राजा को हरा दिया,
धोखेबाजों अब धोखा मत देना, ये किनसे कह रहे हैं कि जिन्होंने सरों पर आजम खान साहब को बिठाला। और अमिताभ भाई, आप मेरे वकील बन के सामने आ गए, इन साहब को ये मालूम नहीं कि 2.5 साल में बीजेपी से जबरदस्त लड़ा हूं, सारे पैनल में अकेला आजम खान साहब का समर्थक बैठता था। लेकिन जिस तरह से कुरान की बेहुरमती जौहर यूनिवर्सिटी की दीवारों के अंदर दबा कर की गई है, अगर ये कोई अच्छा एक मिनट मोइन पठान एक मिनट ये दीवारों में किताब रखने का कौन सा मामला तरीका है? अरे भाई किताब अक्से में रखो, बक्से में रखो, अलमारी में रखो, डिब्बे में रखते, ये दीवारों में क्यों चुनवाई? वही किताबें थी जो मदरसे आलिया से चुरवाई गई थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े मुकदमे थे, लेकिन हम यकीन नहीं मानते थे, हम अंधभक्त थे। अमिताभ भाई, हम आजम खान साहब के अंधभक्त थे, लेकिन जब ये चीजें सामने आ गई, वजाहत हो गई कि ये चीजें जमीनों में से निकल रही हैं, मशीनें जमीनों में से निकल रही हैं, और ये समाजवादी पार्टी जो कि अब समाजवादी पार्टी हो चुकी है। और साहब अभी जयंत चौधरी के लिए कह रहे थे, जयंत चौधरी के दादा जरूर नेता थे, लेकिन जयंत चौधरी कोई नेता नहीं है, एक बड़े नेता के पोते हैं, और उनके पिताजी भी कोई बहुत बड़े नेता नहीं थे। अपनी कौम के साथ गद्दारी करने वाले तुम बताओगे हमें कौन नेता है कौन नहीं नेता है? तुम दो कौड़ी के आदमी आजम खान साहब के टुकड़ों पे पल रहे थे, अब तुम बताओगे हमें कौन नेता है कौन नहीं है? आज भाजपा आजम खान साहब के टुकड़ों पर नहीं पल रहे थे, हमने आजम खान साहब को अपनी पूरी जिंदगी दे दी, और समाजवादी पार्टी मुझे ऑफर कर रही थी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि 2 महीने खामोश रहो, आजम खान जेल चले जाएंगे, हम तुम्हें प्रमोट करेंगे। समाजवादी पार्टी तो मुझे कह रही थी, आप 2 महीने खामोश रहिए, आपको हम लीडर बना देंगे आजम खान के जेल जाने के बाद। के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना अत्याचार किया? समाजवादी पार्टी तो ये कह रही थी कि आप खामोश रहिए, आप आजम खान का साथ की मत छोड़िए, आजम खान जेल जाएंगे, आपको नेता बना देंगे। अखिलेश यादव जी का संदेशा मेरे साथ आ चुका था, आपकी हैसियत क्या है, आपकी हैसियत क्या है बात करने की? मेरे साथ लोग हैं, मेरे साथ लोग हैं, और मेरा पठान समुदाय आजम खान के खिलाफ, मैं तो बीजेपी में नहीं गया, मैं तो खाली समर्थन कर रहा हूँ, लेकिन मेरे तमाम रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली रामपुर के मुसलमानों और पठानों ने। मैं तो वीडियो नहीं गया, लेकिन मेरे खिलाफ जब उन्होंने इतना बड़ा निर्णय दिया कि मुझे टिकट देने के बजाय पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हो। आजम खान साहब ने काम किए, आजम खान के तकलीफों को दौर में आसिम राज ठीक, दोनों लोगों को रोकूंगा।